नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं फिर से एक ट्रेन ड्राइवर की दिल दहला देने वाली काफी ज्यादा रोमांचक और उसके साथ दर्दनाक होने वाला है। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए इस कहानी को अंत तक सुने, तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी सतीश नाम के एक शख्स के जीवन पर आधारित है। एक रात को एक सुनसान स्टेशन पर उसके साथ जो अनुभव हुआ था, आज उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज से 10 साल पीछे चले जाते हैं और जानते हैं उस रात उसके साथ क्या हुआ था। घड़ी में रात के ठीक 8 बज गए थे। जो स्टेशन दिन भर भीड़ से भरा रहता है, वह अब धीरे धीरे लोग कम हो रहे थे। उत्तर 24 परगना का बनगांव हमेशा लोगों की आवाज आही से बड़ा रहता है। ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह भीड़ का सामना करते हुए लोग रोज यात्रा करते थे। सब जानते थे कि बनगांव लोकल का मतलब है बहुत ज्यादा भीड़, लेकिन जो रोज यात्री है वह जानते हैं कि इस ट्रेन में हर रोज कितनी कहानियां बनती है। हर कहानी किसी न किसी की जिंदगी से जुड़ी होती है। लोगों की रोजी रोटी, भाग दौड़ और जीवन की कठिनाइयों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और यह बात सिर्फ एक दिन इस लाइन के ट्रेन में बैठकर सतीश को पता चल गया था। पूरी यात्रा के दौरान वह बहुत सारे लोगों की बातचीत सुनते रहे। शाम को स्टेशन पर बैठकर सतीश को वह सारी कहानियां, वह सारी बातें याद आने लगी। दरअसल सतीश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसका काम एक डेस्क जॉब तो नहीं है, बल्कि उसे सेल्स के काम के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। इसलिए विभिन्न जगहों पर जाना उसकी आदत बन गई है। उसने पहले भी बहुत यात्रा की थी और अब उसे यही पसंद है। उसे थकन नहीं होती, बल्कि 2-3 दिन तक घर पर रहने से ही वह बेचैन हो जाता है और बाहर जाने का मन करता है। सतीश बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। 12वीं पास करने के बाद वह मेदिनीपुर से कोलकाता आ गया था एक कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। तब से वह कोलकाता में ही बस गया। पहले हॉस्टल में रहा, फिर किराए के घर में पहली नौकरी मिलने पर सतीश मेदिनीपुर गया और माता पिता का आशीर्वाद लेकर लौटा। परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में गर्व देखकर उसे अंदर से बहुत ही खुशी हुई। उसने ठान लिया कि वह खुद को और भी बेहतर स्थिति में लेकर जाएगा, ताकि एक दिन वह अपने माता पिता को कोलकाता में अपने पास बुला सके। उसके माता पिता अभी भी मेदिनीपुर के घर में रहते हैं और सतीश रहते हैं कोलकाता में किराए के घर में। अब उसकी इच्छा है कि वह इस बार कम से कम एक फ्लैट खरीद सके। जरूरत पड़ने पर वह हर महीने EMI भी चुकाए, लेकिन वह अपना एक घर चाहता है। इसी के लिए वह दिन रात में मेहनत करता है। उस दिन ऑफिस से उसे कहा गया कि बनगांव जाना है। एक डील पर सीधे बातचीत करनी होगी और इस काम के लिए सतीश को ही चुना गया। सतीश को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वह खुश था कि दूर जाने का मौका मिलेगा। सोमवार की सुबह ट्रेन पकड़कर सतीश बनका पहुंचा। दिन भर उसने मन लगाकर काम किया और उम्मीद है कि काम हो जाएगा, इसलिए वह दोपहर में खुश होकर लंच करने चला गया। फिर उसका मन हुआ कि वह थोड़ा इधर उधर घूमेगा और यही करने में उसने शाम की ट्रेन छोड़ दी। स्टेशन पर दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि ट्रेन का आखिरी डिब्बा स्टेशन छोड़ रहा है। उसे बहुत अफसोस हुआ कि क्यों वह इधर उधर घूमने के लिए निकला। आराम से ट्रेन पकड़कर घर चला जाता, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अगली ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। सतीश को पता चला कि रेलवे लाइन के काम के दौरान और आने वाली तूफान की चेतावनी के कारण शाम की कई सारा ट्रेन रद्द हो गई है। इसीलिए उस दिन शाम के बाद कोलकाता लौटने का कोई ट्रेन नहीं था। कुछ दिनों से समाचार पत्रों में तूफान की गतिविधियों को लेकर लिखा जा रहा था। सतीश ने भी यह खबर पढ़ा था। खबर में कहा गया था कि तूफान सोमवार को आ सकता है और इसके बाद 2 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इसके कारण सारी ट्रेन रद्द हो जाएंगी। शाम की आखिरी ट्रेन छूट जाने से निराश होकर स्टेशन की बेंच पर बैठ गया और अपने फोन पर तूफान की गतिविधियों को देखने लगा। खबरों में कहा जा रहा था कि शाम के समय तूफान के आने की संभावना है, जिससे शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी होती रही, लेकिन शाम होते ही बारिश की तीव्रता बढ़ने लगी। सतीश स्टेशन की बेंच पर बैठकर बढ़ती हुई बारिश को एकटक देखता रहा कि स्टेशन की भीड़ कैसे कैसे धीरे धीरे कम हो रही थी। सतीश के पास उस दिन बहुत ज्यादा सामान नहीं थे। उसके साथ बस एक लेदर का बैग था, जिसमें एक डायरी, एक छोटी सी पानी की बोतल और 2 पेन और एक छाता था। उसे सुबह से ही बारिश की खबर थी, इसलिए वह साथ में एक छाता लेकर आया था। उसकी जेब में फोन था, जिसे उसने कुछ देर तक स्क्रॉल किया।
लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर था, इसलिए उसने को बंद करके वापस जेब में रख दिया। वह गलती से मोबाइल चार्जर साथ नहीं लाया था, इसीलिए उसने फोन की बैटरी बचाने के लिए उसे बंद कर दिया। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह बस चुपचाप बैठकर लोगों का आना जाना देखता रहा। अलग अलग रूट की ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक रही थी। दिन के अंत में थके हुए चेहरे एक एक करके अपने अपने घर लौट रहे थे। इस तरह शाम ढलती गई और बारिश तेज होती गई। आसमान की ओर देखते हुए सतीश मन ही मन कहने लगा, ना जाने कब यह बारिश रुकेगी और कब मैं घर लौट पाऊंगा। तूफान की खबर सुनकर कोई भी बाहर रहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दुकानदार अपने दुकानों को बंद करके घर चले गए थे। लेकिन सतीश के पास घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने स्टेशन पर ही सारी रात बिताने का फैसला कर लिया। टिकट काउंटर पर अब सिर्फ एक ही लाइट जल रही है। शायद बाकी लोग घर जा चुके थे। बस एक काउंटर खुला हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सतीश ने सोचा कि वह ट्रेन के बारे में जानकारी ले ले। सतीश काउंटर की ओर बढ़ा, जहां की रोशनी उसे उम्मीद की किरण लग रही थी। क्या उसके घर जाने वाले रूट पर कोई ट्रेन होगी? हालांकि सतीश जानता था कि इसकी संभावना कम है, लेकिन एक आखिरी कोशिश करने में क्या जाता है। इसलिए थोड़ी सी भी उम्मीद लेकर वह काउंटर के पास पहुंचा और पूछा, क्या आज कोलकाता जाने वाली कोई ट्रेन है या सभी ट्रेन रद्द हो गई है? काउंटर के अंदर से एक गहरी आवाज आई, आज कोई ट्रेन नहीं है। अगर आपको कोलकाता जाना है तो आपको कल सुबह तक इंतजार करना होगा। उसके बाद ही कोलकाता जाने वाली ट्रेन मिलेगी। इस तूफानी रात में स्टेशन पर अकेले मत रहिए। आसपास कोई होटल है तो वहां ठहर सकते हैं। वह आदमी बहुत कम बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों से सब कुछ साफ हो गया। इस जवाब के बाद सतीश के पास अब कोई सवाल नहीं था। उसने समझ लिया कि आज कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। उसने समझ लिया कि आज कोई ट्रेन मिलने की उम्मीद ही नहीं है। और उसको यह भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आज की पूरी रात उसे अकेले ही रहना होगा। लेकिन वह सोच रहे थे, इस समय ठहरने के लिए कोई होटल अगर मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन होटल का मिलेगा और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि स्टेशन से बाहर जाकर होटल ढूंढने की मेहनत वह नहीं कर सकता। दिन भर वैसे भी कम मेहनत नहीं हुई है। अब तो बस कहीं थोड़ा आराम मिल जाए तो अच्छा हो। लेकिन अगर पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ी तो कुछ खा भी लेना चाहिए। इसलिए सतीश ने स्टेशन के पास के एक होटल में जाकर जल्दी से खाना खा लिया। वहां पर जाकर उसे पता चला कि होटल का मालिक और उसके कर्मचारी भी घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सतीश ने सोचा कि आसपास होटल ढूंढे, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया। यह पहली बार नहीं था कि सतीश कोलकाता से इतनी दूर आया था। सेल्स के काम के लिए उसे आराम से नहीं बैठना पड़ता, इसीलिए वह किसी भी परिस्थिति में खुद को डालने की ताकत और मानसिकता रखता है। वैसे भी स्टेशन पर रात बिताने का यह एक अनुभव भी होगा। स्टेशन की बेंच पर आराम से लेटने से उसकी आंख भी लग जाएंगी और रात गुजर जाएगी। वैसे भी उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि किसी की चिंता हो, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना स्टेशन पर ही एक शांतिपूर्ण रात बिताई जाए। यह सोचकर वह वापस बनगांव स्टेशन लौट आया। धीरे धीरे रात के 9:05 हो चुके थे। रात का खाना खा लेने के बाद अब वह और भी थका हुआ महसूस कर रहा था। अब बस थोड़ा आराम करने का समय था। टिकट काउंटर की लाइट बंद हो चुकी थी और बारिश की तीव्रता गई थी। बना हुआ स्टेशन अब धीरे धीरे वीरान हो गया था, जैसे कोई रेगिस्तान हो। सतीश के अलावा कोई भी इंसान वहां नहीं था। सिर्फ बारिश की आवाज और गहरी खामोशी थी। इस माहौल में सतीश को ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी मोबाइल की बैटरी भी कम थी, इसलिए उसने मोबाइल बंद करके उसे पॉकेट में रख दिया और अपने बैग को तकिया बनाकर स्टेशन की बेंच पर लेट गया। उसने सोचा कि अब तो अच्छी नींद आएगी, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से ही तुरंत नींद आ जाती है? सतीश कई बातें सोचने लगा। तभी उसे याद आया कि आज अमावस्या है। वैसे तो वह कभी पूर्णिमा और अमावस्या का हिसाब नहीं रखता, लेकिन उसे अचानक से अपनी मां की बात याद आ गई। उसी दिन मां ने इस बारे में बात की थी। दरअसल एक खाली स्टेशन पर अकेले बैठे हुए बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। लेकिन अमावस्या का नाम सुनकर सतीश का दिल भी अजीब तरीके से रखने लगा। वह लेटे लेटे ही इस बात का हिसाब लगाने लगा कि एक खाली रेलवे स्टेशन, ऊपर से अमावस्या की रात, बाहर तेज बारिश और साथ में खामोशी। सब कुछ मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावनी फिल्म का सीन हो या किसी भूतिया कहानी का नायक है वह सतीश। यह सब सोचकर हंस पड़ा। सच में यह रात एक अलग ही अनुभव दे रही थी। कई तरह के खल में उलझा वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक स्टेशन की लाइट दब दब कर जलने लगी। एक अनजाना डर सतीश का दिल को जगने लगा।
क्या होगा अगर सारी लाइटें बंद हो जाए? अनजान रेलवे स्टेशन पर अकेले कौन जाने उसे किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सतीश को यह डर सताने लगा कि कहीं कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति उसे लूटने की कोशिश ना करे। हो सकता है कि वह उसे अमीर समझकर उस पर हमला कर दे। क्या अकेले रहने का फैसला गलत था? इस विचार से सतीश का दिल घबराने लगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? सतीश ने देखा कि लाइट झपक के बाद फिर से जलने लगी। हालांकि स्टेशन पर अभी हल्का अंधेरा था। रात के घने अंधेरे में यह कमजोर रोशनी काम नहीं कर रही थी, जिससे सतीश को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। बेचैनी में वह उठकर बैठ गया। जिस बेंच पर वह बैठा था उससे थोड़ी ही दूर एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी सिर झुकाए बैठे थे। सतीश ने नहीं देखा था कि वह वहां कब आए थे, लेकिन वह आदमी ऐसे क्यों बैठा है? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? यह सोचकर सतीश उनके पास गया और पूछा, अब क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप यहां ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या आप पानी पिएंगे? सतीश की बात सुनकर बुजुर्ग ने सिर उठाया। उनकी हालत देखकर लगा कि वह बहुत गरीब है। उन्होंने फटा हुआ कुर्ता और पुराने धब्बे वाला धोती पहन रखा था। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में थकान दिख रही थी, जैसे वह कई दिनों से सोए नहीं हो। वह कमजोर लग रहे थे, बहुत जैसे किसी खास कारण से वह सालों से जीवित हो। सतीश ने फिर से पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? मैं भी आज रात यहां स्टेशन पर ही ठहर रहा हूं। आप यहां नीचे ना बैठे, बेंच पर आकर बैठ जाइए। मेरे पास पानी है, आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। मैंने स्टेशन पर कई रातें बिताई हैं, मुझे आदत हो गया है। पेट में खाना है तभी तो नींद आती है, लेकिन मैं बिना खाए भी रात गुजर सकता हूं। मुझे भूख नहीं लगती और प्यास भी नहीं। मैंने आपको काफी देर से देखा, आपने ट्रेन मिस कर दी, घर नहीं लौट पाए। फिर कितनी कोशिश की कि कोई ट्रेन मिल जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस तूफानी रात में सब कुछ मुश्किल हो जाता है। मजबूरन उस होटल से खाना खाकर अब स्टेशन की बेंच पर रात बितानी पड़ रही है। आपको मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है। दरअसल अमावस्या की रात में इस बनगाम स्टेशन का रूप बिल्कुल बदल जाता है। यहां कई सारा अजीब घटनाएं होती हैं। आप और मैं तो इन सबसे पड़े हैं। सतीश ने चौंक कर पूछा, अजीब घटनाएं? क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? बुजुर्ग हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, दरअसल इंसान ही असल में भूत होता है। इंसान का बीता हुआ वक्त भूत होता है और वर्तमान में वह इंसान है। जब एक ही शख्स में भूत और इंसान साथ रहते हैं तो मैं आपको अलग से भूत से क्यों डराऊं? आप भी ना मजाक कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अब क्या समय हो रहा है? सतीश ने घड़ी देखी और कहा, अब 10:30 हो चुके हैं। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इस बनगाम स्टेशन का माहौल सच में कुछ अलग है। अकेले स्टेशन पर रात बिताना मुझे सच में अच्छा लग रहा है। आप बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले? कहा साहब, अब तो मैं आपके साथ हूं। पूरी रात कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और सुबह होते ही रात की बात आपको सपनों जैसे लगेगी। बुजुर्ग की अंतिम बातों में एक अजीब सा जोड़ था जिससे सतीश के रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग फिर से बोले, आपके घर में कौन कौन है? सतीश ने जवाब दिया, मेरा पारिवारिक घर मदनीपुर में है। मेरा परिवार वहीं रहता है। घर में माता पिता बहन और अन्य लोग भी है, लेकिन मैं अकेला कोलकाता में किराए के घर में रहता हूं। ऑफिस के एक जरूरी काम से यहां आया था। बुजुर्ग ने पूछा, अकेले रहने में आपको परेशानी नहीं होती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरा घर आपको निगलने आ रहा है? आप अकेले कैसे रहते हैं? बुजुर्ग की बातों से ऐसा लगा कि अकेलेपन शब्द में एक अजीब सा दर्द छिपा है। उन्हें यह सोचकर भी हैरानी होती है कि कोई इंसान अकेले कैसे रह सकता है। सतीश ने जवाब दिया, रहते रहते अब आदत हो गई है, अब उतनी परेशानी नहीं होती। वैसे आपके घर में कौन कौन है? सतीश का सवाल सुनकर बुजुर्ग ने फिर से सिर झुका लिया। सतीश को लगा कि उसने गलती से उन्हें तकलीफ दे दी हो। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, क्या मैंने आपको दुख पहुंचाया? मेरा मतलब क्या? मेरी बातों से आपको बुरा लगा? देखिए, यह पूरी तरह से आपकी निजी बात है। आपके परिवार में कौन है, यह बात आप मुझे बताएं या ना बताएं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। सतीश की बातों का बुजुर्ग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाए बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया और कहा, मेरे घर में कोई नहीं है तो आप अकेले रहते हैं, और अभी अभी आप कह रहे थे कि अकेले रहना संभव नहीं है। आप तो बड़े अजीब है। उस आदमी ने कहा,
कौन अकेला रहना चाहता है साहब, लेकिन हालत हालत जैसे भी हो उन्हें सहन करना ही पड़ता है। मैं भी अकेला नहीं रहना चाहता था साहब, सतीश ने कहा। हां, आपने सही कहा, ऑफिस के काम और रोजगार के लिए मुझे भी अकेले रहना पड़ता है। मैंने भी कभी नहीं चाहा कि मेरे माता पिता मेदिनीपुर में रहे और मैं कोलकाता में, लेकिन अब हालात के साथ समझौता करना पड़ रहा है। मैंने सोचा है कि कुछ समय बाद कोलकाता में एक स्थायी ठिकाना बना और अपने माता पिता को वहां ले आऊंगा। इससे मेरी अकेलेपन की समस्या भी खत्म हो जाएगी और माता पिता भी अपने बेटे के साथ रह सकेंगे। आपको पता है मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यह बात किसी से नहीं कहता। आज आपसे बात हो गई तो आपको बता दिया। अगर आपको मेरी बातें परेशान कर रही हैं तो कृपया मुझे बताइएगा। बुजुर्ग ने कहा। अरे नहीं नहीं, किस बात की परेशानी, असल में हम सबको दोस्त की कमी गलती है, बात करने वाली किसी साथी की कमी, और वहीं से असली दर्द शुरू होता है। आपको पता है मैं गांव के एक स्कूल में नौकरी करता था। नौकरी सम्मानजनक भी होती है, लेकिन उसमें कोई विलासिता नहीं थी। जितना कमाता था सब पेट भरने में ही खर्च हो जाते थे। कभी मेरा भी भरा पूरा परिवार था, पत्नी और बेटी के साथ, लेकिन फिर एक दिन मेरी पत्नी चल बसी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को गले लगाकर जीने का सपना देखा। आपकी बेटी भी है, आपने पहले बताया नहीं। क्या आपने उसकी शादी कर दी और इसलिए आप उस घर में अकेले रहते हैं, है ना? बुजुर्ग ने बताया। नहीं, पत्नी के जाने के बाद मैंने अपनी बेटी के साथ जीना शुरू किया। वह मेरी दुनिया थी, लेकिन मेरी वह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। मेरी बेटी की एक गंभीर बीमारी हो गई। उसका शरीर कम होने लगा। वो ठीक से खाने पाती थी और ना ही सो पाती थी। मजबूर होकर मैं शहर ले गया इलाज के लिए, लेकिन वहां से भी खाली हाथ लौट आया। इलाज के लिए जो पैसे चाहिए थे वह मेरे पास नहीं थे। तब मैंने सबके सामने हाथ फैलना शुरू किया, लेकिन इतनी बड़ी मदद कौन करेगा? सबको ही पैसों की जरूरत होती है। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने कमजोर होती जा रही थी। वह हर दिन मानसिक तनाव में रहती। उसे लगता कि वह कभी ठीक नहीं होगी। शायद वह मेरी तरफ देखकर और भी दुखी होती थी। मैं रोज स्कूल से घर लौटते समय उसके लिए कुछ पसंदीदा चीजें लाता था, लेकिन एक समय की बाद वह भी खुश नहीं होती थी। उसके मन में बस एक ही बात चलती थी कि वह कभी ठीक नहीं होगी। उसे देखकर मैं भी अंदर से टूटता जा रहा था। सतीश ने देखा। बात करते करते बुजुर्ग की आंख आंसुओं से भर आई और उनका गला भी आया। वह अपने हाथ रगड़ हुए। ये बात कह रहे थे। सतीश ने उस आदमी को गौर से देखा और फिर कहा, लगता है मैंने आपको यह सब कहने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि आपको तकलीफ हो रही है। चलिए, आप इन बातों को छोड़ दीजिए। मुझे खेद है कि मैंने आपको दुख पहुंचाया। उसने कहा, नहीं साहब, ये बातें मैं अपने दिल से कह रहा हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जानते हैं, कई साल हो गए हैं, लेकिन ये बात मैंने किसी से नहीं की। किसी के पास उतना समय ही नहीं था। आज मैं स्वार्थी की तरह आपको यह सब बात बता रहा हूं जिसमें मेरा मन हल्का हो सके। उस आदमी की दर्द भरी आवाज सुनकर सतीश का दिल भी दर्द से भर गया। एक व्यक्ति कितना अकेला हो सकता है कि वह अपनी सारी पीड़ा एक अजनबी से साझा कर सकता है। अगर कुछ समय रुककर उनकी बातें सुनी जाए तो शायद एक टूटे हुए दिलवा वाले व्यक्ति की कुछ मदद हो सके। सतीश ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बुजुर्ग के चेहरे की तरफ देखते हुए उनकी बाकी बात सुनने का इंतजार करने लगा। बुजुर्ग ने अपनी कहानी जारी रखी। उसने बोलना शुरू किया, जानती हो मेरी बेटी रोज मुझसे कहती थी कि जब वह आसमान की तारा बन जाएगी तो मैं उसका नाम लेकर उसे रोज बुलाऊं। मैं उसे कहता था, तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, तुझे मैं अपने दिल के पास रखूंगा। लेकिन मैं समझता था कि उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी शारीरिक तकलीफ उसे थोड़ा भी सुकून नहीं देती थी। वह किस दर्द को झेल रही थी यह सिर्फ वही जानती थी। धीरे धीरे हमारे सारे शौक और खुशी दूर होते गए। हमारे हर दिन केवल मौत का इंतजार और जीने की तमन्ना के बीच गुजरते रहे। मेरी बेटी का नाम शिमूल था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जब वह बीमार थी तो सबने अपने अपने तरीके से मदद की, लेकिन उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसका इलाज सिर्फ मौत से ही हो सकता था। यह बात मैं भी जानता था और मेरी बेटी भी जानती थी। रात रात भर वह दर्द से तड़पती रही। हर दिन वह एक बार मौत को याद करती और मैं बेबस होकर इधर उधर पैसे जुटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इलाज के लिए जो पैसा चाहिए था वह मैं जुटा नहीं सका। मैं तब तक असहाय बच्चे की तरह अपनी बेटी के पास जाकर रोता। तब शिमूल मेरे सिर पर हाथ रखकर कहती, सब ठीक हो जाएगा पापा, मैं हूं ना।
उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती थी, बल्कि मैंने उसे और भी कसकर गले लगा लिया और कहा, तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। देखना बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वह अजीब तरीके से हंसने लगी। हंसते हुए उसने कहा, हाँ पापा, मैं और आप मिलकर सब ठीक कर देंगे। देखना, हम फिर से मिलेंगे। शायद किसी और जन्म में मैं फिर से आपकी बेटी बनकर आऊंगी। उस दिन शाम को हम दोनों बाप बेटी ने इतनी बातें की कि थक कर सो गए। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। मुझे समझ आया, आज अमावस्या है। इतना अंधेरा था कि पूरे आसमान के तारे भी खुद को छुपा चुके थे। हमारे छोटे से घर में बिजली की रोशनी नहीं थी। शाम होते ही हम लालटेन जलाते थे। यह सब काम मेरी बेटी करती थी। उस दिन चारों तरफ अंधेरा देखकर मैं शिमल को पुकारने लगा, लेकिन हैरानी की बात, कोई जवाब नहीं मिला। जो बेटी मेरे एक आवाज में दौड़ी चली आती थी, वह उस दिन बार बार बुलाने पर भी नहीं आई। उसकी बीमारी के कारण मैं हमेशा डरता था कि कहीं वह बेहोश ना हो जाए। अंधे में मैंने किसी तरह से रोशनी की। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी घर पर नहीं है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह रेलवे स्टेशन की तरफ गई है। एक अजीब डर लेकर मैं स्टेशन की तरफ दौड़ा। मेरी बेटी के पैरों में इतनी ताकत नहीं थी। इस हालत में वह कैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई, यह सोचकर मेरा दिल कांप उठा। जितना जल्दी हो सके मैं बनगांव स्टेशन की तरफ भागा। उस दिन अमावस की रात थी। सड़क पर रोशनी भी कम थी। रास्ता पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेरी बेटी के लिए मेरा दिल रो रहा था। मन कह रहा था शिमल को कुछ ना हो जाए, और मन में कई अशुभ ख्याल घूम रहे थे। जल्दी जल्दी चलकर मैं बनगांव स्टेशन पहुंचा। उस समय रात के करीब 10:30 थे। उस दिन मैंने किसी मौत जैसी नींद सोई थी। पूरा स्टेशन क्षेत्र शांत था। बीच बीच में कुछ मेल ट्रेन गुजरती थी। उस दिन भी कुछ लोग थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि क्या उन्होंने शिमूल को कहीं देखा है। जब मैं पागलों की तरह उसे खोज रहा था, तब स्टेशन के टिकट काउंटर से एक आवाज आई। किसी ने बोला, क्या आप अपनी बेटी को खोज रहे हैं? स्टेशन के आखिरी छोर पर चले जाइए, वह वही है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है, जिसने यह कहा उसे मैं देख नहीं पाया। उस समय मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। मैं पागलों की तरह स्टेशन के आखिरी छोर पर भागा और वहां पहुंचकर मुझे दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला। मेरी बेटी स्टेशन के आखिरी छोर पर रेलवे ट्रैक के पास खड़ी थी। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। अमावस्या की रात में स्टेशन की रोशनी मध्यम हो रही थी। खाली स्टेशन पर मेरी आवाज ने लगी। मैंने उसे बार बार पुकारता रहा, श्रीमोल बेटा वापस आ, मुझे छोड़कर कहीं मत जा, पापा की गोद में आ जा, तू जल्दी आ जा। फिर शिमूल बोली, जाऊंगी पापा, मैं आपके पास ही वापस जाऊंगी। इस जन्म में तो जी नहीं पाई, लेकिन अगले जन्म में फिर से आपकी संतान बनकर लौटूंगा। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। इतना कहकर बुजुर्ग आदमी रुक गए। पुरानी बातें करते हुए बुजुर्ग का गला रुक गया था। सतीश का दिल भी धड़क उठा। बुजुर्ग बोलते रहे। मैं तब भी शिमूल तक नहीं पहुंच पाया था। तभी अचानक तेज रोशनी की चमक एक मेल ट्रेन आ रही थी। मैंने देखा शिमूल धीरे धीरे पटरी के बीच जाकर खड़ी हो गई। मेरे कदम जैसे उसे छूने से रह गए। आती हुई ट्रेन की रोशनी में मेरी बेटी को ढक लिया। मैं बस एक आखिरी झलक देख पाया। शिमल के रेपर एक मुस्कान थी, संतोष की मुस्कान, आजादी का मुस्कान। मेरे गले से एक दर्द भरी चीख निकली। मन कर रहा था कि मैं भी वही कूद जाऊं, लेकिन कदम बढ़ाया और किसी ने अचानक मुझे पीछे खींच लिया और ट्रेन स्टेशन से गुजर गई। और रेलवे पटरी पर मेरी छोटी शिमल का शरीर बिखर पड़ा था। जिस शरीर में उसे इतनी पीड़ा थी, वह अब कई टुकड़ों में बंट चुका था। अब उसे कोई दर्द नहीं था। सड़ी पीड़ा पलों में इस दुनिया से खत्म हो गई। मैं धीरे धीरे पटरी के पास पहुंचा। मैंने तो कहा था कि मैं उसे अपने पास रखूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं उसे अपने पास रखूंगा। फिर आपने क्या किया? बुजुर्ग बोले, मैंने अपना वादा पूरा किया जो मेरी जिम्मेदारी थी। स्टेशन के कोने में एक बड़ा सा प्लास्टिक पड़ा था। मैंने अपनी बेटी के जितने टुकड़े इकट्ठा कर सका उसे उसमें भरा और घर ले आया। क्या आप जानते हैं? आप क्या कह रहे हो? क्या आपको दुख ने आपका दिमाग खराब कर दिया? हाँ हाँ, दिमाग खराब कर दिया। आज आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, दिमाग भी खराब हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? किसी को पता नहीं चला कि नहीं? किसी को पता नहीं चला? मैंने शमोल को छुपाकर घर ले आया था। अंधेरी अमावस्या की रात में अपनी गोद में लेकर कोई नहीं देख पाया। उसके शरीर को मैंने किसी को नहीं दिखाया। अगली सुबह रेलवे की पटरियों पर खून देखा गया, लेकिन तब तक 5 दिन बीत चुके थे। मैं शिमल को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिया।
वह सिर्फ मेरे पास ही थी, मेरे सीने से लगी हुई। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़े रखा। फिर एक दिन पुलिस आई और उसे मुझसे ले गई। मुझे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन वह मुझे शमोल से अलग नहीं कर पाए। अलग नहीं कर पाए इसका मतलब क्या आपको कुछ दिखाना है? आप देखना चाहेंगे? क्या दिखाना चाहते हैं? आप रुकिए, दिखाता हूं। बुजुर्ग की आवाज में उत्तेजना थी। सतीश की नजर अभी तक उस बड़े सूटकेस पर नहीं पड़ी थी जो बुजुर्ग के पास था। अंधेरे रेलवे स्टेशन पर यह चीज दिखना मुश्किल था। बुजुर्ग धीरे धीरे सूटकेस के पास आए और उसके 2 बटन दबाकर उसे खोला। इससे पहले ही सतीश ने सवाल किया था, आप इतने बड़े सूटकेस के साथ क्यों घूम रहे हैं और आप मानसिक अस्पताल से कैसे बाहर आए? बुजुर्ग बोले, सब बताऊंगा, पहले देखिए जो दिखा रहा हूं। उस आदमी ने सूटकेस खोला। सूटकेस का ढक्कन खोलते ही चारों ओर से एक भयानक सड़ी हुई बदबू फैल गई। सतीश का दिल उलट लगा। सूटकेस के अंदर से एक बिखरा हुआ मृत शरीर दिखा। खून और मांस के लोथर सतीश को उल्टी आ गई और वह चिल्लाया, बंद कीजिए, बंद कीजिए। सूटकेस, आप अब भी शिमूल का मृत शरीर लेकर घूम रहे हैं। आप मानसिक अस्पताल से कैसे भागे? ये शरीर कहां से लाए? मैं अब और नहीं सहन कर सकता, बंद कीजिए, बंद कीजिए। सूटकेस, बुजुर्ग हंसते हुए कहा, क्या मुझे बांध कर रखना आसान है? मैं अपनी बेटी से अलग नहीं हो सकता। जब मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया, कुछ दिन बाद अवसा की रात में चुपके से वहां से भाग निकला। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां शिमूल ने आत्महत्या की थी। वहां खड़ा हुआ और देखा कि मेल ट्रेन आ रही है। थोड़ी देर में ट्रेन मेरे सीने के ऊपर से गुजर गए और वह मुझे भी खत्म कर दिया। मेरा निष्क्रिय शरीर रेलवे की पटरी पर बढ़ रहा। ट्रेन की रोशनी ने मुझे अंतिम बार इस दुनिया से मिटा दिया। उस अमावस्या की रात शिमूल में एक हो गए। यह सुनकर सतीश का सिर चकरा गया। क्या यह आदमी सचमुच पागल है या मरा हुआ है? उसका दिल दौड़ने लगा। सतीश ने परखने के लिए बुजुर्ग के शरीर को छुआ जो बर्फ की तरह ठंडा था। सतीश बिजली की गति से पीछे हट गया। उसने जिसके साथ इतनी देर तक बात की वह व्यक्ति वास्तव में मरा हुआ था। सूटकेस के साथ बैठा हुआ वो व्यक्ति एक दर्द का प्रतीक था। सतीश का शरीर हल्का होने लगा, जैसे वह अब गिर जाएगा। अचित होने से पहले उसने सुना कि वह आदमी अपनी बेटी से कह रहा था, तुझे और मुझे एक होना था शिमूल। इतने दिनों तक मैं यह बात किसी से कह नहीं सका। मेरी आत्मा की शांति नहीं मिली थी, लेकिन आज मिल गई। आज के बाद हम यहां नहीं आएंगे। अगले जन्म में तू मेरी बेटी बनकर आना। मैं अब विदा लेता हूं। दुनिया हमें याद नहीं रखेगी, लेकिन एक इंसान शायद हमारी दर्द भरी कहानी को हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी बस यही तक थी। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना ना भूले। चलिए अब पिछली वाली वीडियो पे किस किस ने कमेंट किया है सबका एक एक करके नाम बोलता हूं। नंबर 1 पे है सचिन भगत जी, जमुई से नंबर 2 पे है विशु मालिक जी, सीजी 12 से नंबर 3 पे है। यूनुस खान जी सूरत से नंबर 4 पे है। भारत सिंह थापा जी यूपी से नंबर 5 पे है। जानू खातिक जी एमपी से नंबर 6 है। राधेश्याम जी गुजरात से नंबर 7 पे है। गुड़िया जी यूपी से नंबर 8 पे है। राजू जी मणिपुर से नंबर 9 पे है। साजिद शेख जी गुजरात से नंबर 10 पे है। आशीष जी बिंजोर से नंबर 11 पे है। समीम अख्तर जी पाकिस्तान से नंबर 12 पे है। समीर खान जी नेपाल से नंबर 13 पे है। शिखर जी राजस्थान से। तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी बस यही तक थी। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना ना भूले। मिलते हैं और एक खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।